हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 5 हिस्ट्री का, सोशल साइंस का स्टार्ट, क्लास 9th का। इसमें होंगे नोट्स प्लस फुल एक्सप्लेनेशन। और बहुत लोग कहते हैं कि लॉन्ग नोट्स नहीं रहते, तो इस वीडियो में हम लॉन्ग नोट्स ही कवर करेंगे। ओके, एंड चैप्टर का नेम है पैस्टोरलिस्ट इन द नोमैडिक वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं। नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट होते क्या हैं, यहाँ से इसके मीनिंग से समझ के शुरू करते हैं। सबसे पहले नोमैडिक क्या होता है। Nomads are the people who do not live in a one place but move from one area to another to earn their living. Nomads वो लोग होते हैं जो एक जगह पे नहीं रहेंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहेंगे ताकि उनका कुछ कमाई हो सके, ठीक है, टू अर्न देयर लिविंग, अपना घर चलाने के लिए। तो इनको हम कहते हैं नोमैडिक। पैस्टोरलिस्ट क्या होते हैं? अ फार्मर हु ब्रीड्स एंड टेक केयर ऑफ द एनिमल्स। पैस्टोरलिस्ट वो होते हैं जो जानवरों का ध्यान रखते हैं, जानवरों को पालते पोसते हैं, उनको हम कहते हैं पैस्टोरलिस्ट। In many parts of the India, we can see nomadic pastoralists on the move with their herds of the goats and the sheep or the camels and cattle. और इंडिया के बहुत सारे पार्ट में आपको nomadic pastoralists दिखते भी होंगे। ओके, इन दोनों को एक साथ ज्वाइन करो तो nomads वो लोग हो गए जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। वो लोग कौन होते हैं? ये फार्मर्स, जो कि क्या करते हैं, एनिमल्स का टेक केयर करते हैं, ठीक है, अपने गोट्स, हर्ड ऑफ गोट्स के साथ या हर्ड ऑफ शीप के साथ या कैमल्स कैटल के साथ मूव करते रहते हैं। ओके, थीम क्या होता है अब? पैस्टोरलिस्ट देयर रोल इन द मॉडर्न सोसाइटी। पैस्टोरलिस्ट की इनका रोल क्या है मॉडर्न सोसाइटी में, मतलब कोलोनियलिज्म खत्म होने के बाद। पैस्टोरलिज्म हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट इन द सोसाइटीज़ लाइक इंडिया एंड अफ्रीका। इंडिया और अफ्रीका में पैस्टोरलिज्म जो था एक बहुत इंपॉर्टेंट सोसाइटी की तरह था, मतलब इनका ग्रुप एक सोसाइटी की तरह एक्ट करता था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। The way colonialism impacted their lives and how they have coped with the pressure of the modern society. तो colonialism के बाद, और colonialism ने इनकी लाइफ को इतना इम्पैक्ट किया, ब्रिटिशर्स जब आए थे इंडिया में, उन्होंने इतनी लाइफ इनकी लाइफ्स पे इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला कि इनको बहुत ही मुश्किल पड़ी मॉडर्न सोसाइटी के साथ कोप अप करने की, साथ में चलने की। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट, गुज्जर बकरवाल्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले ये आते हैं पैस्टोरलिस्ट। इनका हर्डर ऑफ गोट एंड शीप था, मतलब ये लोग क्या करते थे, इनके हर्ड्स ऑफ गोट और हर्ड्स ऑफ शीप को लेके चलते थे और ये माइग्रेट करते थे टू दिस रीजन इन द 19th सेंचुरी में। ये इन्होंने माइग्रेट किया जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में, इन सर्च ऑफ द पैस्चर फॉर देयर एनिमल्स, मतलब अपने एनिमल्स के लिए खाना चारा वगैरह ढूंढने के चक्कर में। मूव्ड एनुअली बिटवीन देयर समर एंड विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड। और ये एनुअली मतलब साल टू साल मूव करते थे, जैसे समर और विंटर के हिसाब से, मतलब अपने ऑब्वियसली बात है अपने एनिमल्स के लिए कि अच्छा खासा चारा वगैरह मिल सके, उस हिसाब से ये माइग्रेट करते थे। विंटर में देख लेते हैं। व्हेन द हाई माउंटेन्स वर कवर्ड विद द स्नो दे लिव्ड विद देयर हर्ड्स इन द लो हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज। तो जब हाई माउंटेन्स होते थे, जब पूरा हाई माउंटेन्स स्नो वगैरह से कवर्ड हो जाएगा ठंडियों में, तो ये करते थे अपने हर्ड्स के साथ लो हिल्स में, मतलब शिवालिक रेंज के जो लो लाइंग वाले हिल्स होते थे वहाँ पे रहते थे। ओके, द ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट हेयर प्रोवाइडेड अ पैस्चर फॉर देयर हर्ड्स। और जो ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट था उस टाइम पे, सूखा वाला, मतलब जैसे आपको दिखता है कि थोड़ा बर्फ बर्फ भी होता है, बट सूखा सूखा जो फॉरेस्ट होता है वो एक तरीके से एज अ चारा एक्ट करता था इनके हर्ड्स के लिए, वो लोग यही खाते थे। ओके, अब समर में देखते हैं। दे क्रॉस द पिरपांजल एंटर द वैली ऑफ कश्मीर। कश्मीर में एंटर करते थे समर में ही, ठीक है, पिरपांजल रेंज में। और विद द ऑनसेट ऑफ समर में जब समर का स्टार्टिंग ही होता था, दे द मेल्टेड एंड द माउंटेन साइड वर लश ग्रीन, दिस प्रोवाइडेड अ फॉरेस्ट फॉर द एनिमल्स। अब क्या हुआ, जब ऑब्वियस बात है पहाड़ वगैरह पिघलने शुरू हो गए तो एकदम लश ग्रीन सराउंडिंग होता था आसपास, जो कि एज अ फॉरेज चारा की तरह एक्ट करता था। अब जैसे आप देख सकते हो ये पहाड़ है, यहाँ पे बहुत सारी कैटल्स, जो कि आपको अच्छे से नहीं दिख रही होगी, बट यहाँ पे कैटल्स जो है अपना चारा वारा खाती थी। ओके, बाय द एंड ऑफ द सितंबर द बकरवाल्स वर ऑन द मूव अगेन। और फिर जब सितंबर खत्म होने को आ जाता था तो बकरवाल्स फिर अपना माइग्रेशन स्टार्ट कर देते थे, दिस टाइम ऑन देयर डाउनवर्ड जर्नी बैक टू देयर विंटर बेस। और इस टाइम वो वापस आते वक्त अपनी फिर से विंटर वाली जर्नी में, क्योंकि सितंबर खत्म हो रहा है तो विंटर आने वाली है, तो फिर से अपने विंटर वाले जगह पे चले जाएंगे। When the high mountains were covered with the snow, the herds were grazed in the, जो कि अभी हमने पढ़ा कि जब हाई माउंटेन स्नो के साथ कवर्ड हो जाती थी, यानी सितंबर के बाद वाला सीजन जो आता है विंटर का, उसमें जो आपके हर्ड्स हैं, जो ग्रुप है शीप्स का, वो लो लाइंग एरिया जो हिल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे ग्रेजिंग करता था। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गड्डी। शेपर्ड्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश हैड अ सिमिलर साइक्लिक मूवमेंट। ये थे शेपर्ड्स किसके? हिमाचल प्रदेश के। ऊपर आपने पढ़ा वो जम्मू कश्मीर के थे, ये है हिमाचल प्रदेश के। इनका भी कुछ सिमिलर ही साइक्लिक मूवमेंट रहता था। वो भी अपना विंटर जो है वो लो हिल्स जो था शिवालिक वाला रेंज वहाँ पे बिताते थे। ग्रेजिंग देयर फ्लॉक्स इन द स्क्रब फॉरेस्ट वगैरह पे इनका भी ग्रेजिंग, जो इनके कैटल्स वगैरह थे वो करते थे। बाय अप्रैल दे मूव नॉर्थ एंड स्पेंड द समर इन द लाहौल एंड द स्पीति।
अप्रैल में क्या होता था कि वो फिर से नॉर्थ वाले एरिया में चले जाएंगे एंड अपना पूरा समर वहाँ पे लाहौल और स्पीति में बिताएंगे, ओके, इन एरियाज में. When the snow melted and the high passes were clear, many of them moved on to the high, यहाँ पे हाई कर लेना, हाई माउंटेन मीडोज. अब जब स्नो मेल्ट हो गई एंड हाई पासेस वर क्लियर, मतलब ऑब्वियस बात है रास्ता क्लियर हो गया, तो वो क्या करते थे फिर से हाई माउंटेन वगैरह जो मीडोज है वहाँ पे मूव कर लेते, माइग्रेट करते थे. बाय सितंबर दे बिगन देयर रिवर. फिर जब सितंबर आया, ठीक है, तो मतलब सर्दियाँ शुरू होने का टाइम आ गया, तो फिर से ये वापस रिटर्न करते थे. जो भी जहाँ पे जैसे मीडोज में गए फिर वहाँ से रिटर्न करेंगे. ऑन द वे दे स्टॉप्ड वंस अगेन इन द विलेज ऑफ द लाहौल एंड स्पीति. फिर ये लाहौल और स्पीति वाला जो एरिया है, जो विलेजेस है वहाँ पे रुकते थे. एंड रीपिंग देयर समर हार्वेस्ट एंड सोइंग देयर विंटर क्रॉप्स. वहाँ पे ये जो उनका समर हार्वेस्ट, ऑब्वियस बात है जो उन्होंने समर में उगाया होता है उसको हार्वेस्ट करते थे और विंटर क्रॉप्स उगाना चालू करते थे. Then they descended with their flocks to their winter grazing ground on the शिवालिक. फिर से जैसे मैंने बोला वो रिटर्न करते थे, यानी जो मीडोज वगैरह है फिर वहाँ से कहाँ जाएंगे, शिवालिक के जो लो लाइंग हिल्स है वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, विंटर ग्रेजिंग के लिए. नेक्स्ट अप्रैल, फिर से अप्रैल आएगा, वंस अगेन फिर से वो मार्च वगैरह में अपने गोड्स और शीप्स के साथ समर मीडोज की तरफ चल पड़ेंगे. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गुज्जर्स ऑफ द घरवाल एंड कुमाऊन. ओके, The Gujjar cattle herders came down to the dry forest of the Bhabar in the winter. इसको हाईलाइट कर ले, Bhabar in the winter and went up to the high meadows, the Bugyals in the summer. अब क्या होता था कि जब गुज्जर अपने कैटल्स को लेके अपना घास वास चराने के लिए कहाँ पे जाते थे, विंटर में भाबर वाला एरिया जो शिवालिक रेंज होता है उसके नीचे ही, मतलब उसके पैरेलल में ही लाई करता है. अगर आपने उत्तराखंड वगैरह देखा हो तो वहाँ पे बड़े बड़े ऐसे पत्थर होते हैं, स्टोन्स रहते हैं, पेबल्स रहते हैं, वहाँ से ऐसे रिवर वगैरह या कुछ ऐसा फ्लो करता है. वहाँ पे जो एरिया रहता था उसको भाबर कहते थे विंटर में, ओके. और समर में बुग्याल्स यानी वही मीडोज वाला जो एरिया रहता था फिर वहाँ रिटर्न करते थे समर में. Many of them were originally from the Jammu and came to the UP hills in the 19th century in the search of the good pastures. तो क्या थे, बहुत सारे ये जो गुज्जर्स थे गढ़वाल के और कुमाऊन के, ये सारा एरिया आपको पता है ये जम्मू का है, तो ये सब जम्मू से थे. एंड यूपी हिल्स में क्यों आते थे, 19th सेंचुरी में आए थे ताकि इनके जो भी हर्ड ऑफ जो उनका शीप है, कैटल है, उनका जो हर्ड, उनका जो ग्रुप है, उनको एक अच्छा चारा या अच्छा खाना मिल सके. Pastoral communities of the Himalayas, including the Boreas, Sherpas, and Kinnoris, also follow this pattern of the cyclic movement of the nomadism. अब जो pastoral communities होती थी हिमालयाज की, जिसमें आता है बोरियाज, शेरपास, किन्नौरीज, ये सब भी ये साइक्लिक मूवमेंट फॉलो करते थे, ये जो नोमैडिज्म का, ये जैसे आपने जितने अभी तीन देखे वैसे ही ये लोग भी, ये जो ग्रुप्स हैं पैस्टरल कम्युनिटीज, ये भी ऐसा ही फॉलो करते थे. यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो जो गड्डी शीप है बीइंग शेयर्ड, इसमें शेयर्ड मतलब उनका वूल वगैरह निकाला जा रहा है. ओके, साइकिल ऑफ द सीजनल मूवमेंट इन द माउंटेन. ऑल ऑफ देम हैड टू एडजस्ट to the seasonal changes and make effective use of the available pastures in the different places. अब क्या होता था कि इनको एडजस्ट करना, अब सीजन कितना मुश्किल होता है कि आप हर सीजन में एक नई जगह पे जा रहे हो, वहाँ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता था इनके लिए. एंड मेक अ इफेक्टिव, और जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ पे जितना भी आपका पैस्चर चारा वगैरह है उसका एक इफेक्टिव यूज़ करना, मतलब अच्छे से खा पाए, अच्छे से फिर आपको उसका बाद में रिजल्ट मिल सके, ऐसा डिफरेंट प्लेसेस में उसका इफेक्टिव यूज़ करना पैस्चर का. When the pasture was exhausted or unusable in the one place, जब चारा एक जगह पे खत्म हो जाता था या फिर अब उसका कोई काम नहीं है, तो वो क्या करते थे अपने हर्ड्स के साथ या अपने फ्लॉक, जैसे होता है फ्लॉक ऑफ शीप्स, उनके साथ एक नए एरिया में मूव करते थे. और ये जो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होता था ऑल्सो अलाउड द पैस्चर्स टू रिकवर. इससे क्या होता था कि आप एक बार गर्मी वाला एरिया एंड यहाँ पे जहाँ पे आप शिवालिक वगैरह रेंज में ठंडी में जाते हो, तो आप क्या किए, गर्मी में इस तरफ चले गए मीडोज वगैरह में, तो यहाँ वाला जो पैस्चर है वो वापस ग्रो कर जाएगा, तो वहाँ पे भी फ़ायदा होता है. इससे इसका ओवर यूज़ नहीं होता है और रिकवर करने में हेल्प करता है. फिर जब ये लोग यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो उतने टाइम में यहाँ पे वापस ग्रासेस वगैरह उगाएंगे. ओके, पैस्टरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स ऑन द प्लेट्यू, प्लेन्स एंड द डेजर्ट्स. अब देखते हैं पैस्टरल नोमैड्स का मूवमेंट कहाँ पे, प्लेट्यूज में, प्लेन्स में, डेजर्ट्स में. ओके, सो दे आर धंगर्स, पैस्टरलिस्ट ऑफ द ड्राई सेंट्रल प्लेट्यूज, बंजाराज एंड रेकास. ओके, धंगर्स का देखते हैं. धंगर्स वर एन इम्पॉर्टेंट पैस्टरल कम्युनिटी ऑफ द महाराष्ट्र. ये पैस्टरल कम्युनिटी थी कहाँ की, महाराष्ट्र की. मोस्ट ऑफ देम वर शेपर्ड्स, सम ऑफ वर ब्लैंकेट वीवर्स एंड स्टिल अदर्स वर बफेलो हर्डर्स. तो बहुत सारे लोग इसमें क्या थे, शेपर्ड्स थे जो शीप्स को चराते थे, एंड कुछ ब्लैंकेट वीवर्स थे, ब्लैंकेट वगैरह वीव करना, और कुछ जो थे वो बफेलो हर्डर्स थे. ओके, द धांगर शेपर्ड्स स्टेड इन द सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ द महाराष्ट्र ड्यूरिंग द मानसून. मानसून के टाइम पे ये रहते कहाँ थे, जो सेंट्रल प्लेट्यू है महाराष्ट्र का, वहाँ पे.
This was a semi-arid region with the low rainfall and the poor soil. It was covered with the thorny scrub. अब ये एरिया रहता कैसा था, मतलब सेमी एरिड रीजन है बेसिकली, मतलब सॉइल भी खराब है और रेनफॉल भी बहुत कम होती है. एंड थॉर्नी स्क्रब मतलब ऑब्वियसली बात है वो जो कांटे वाला, ऑब्वियसली बात है पेड़ वगैरह वैसे वहाँ पे रहते थे. नथिंग बट अ ड्राई क्रॉप्स लाइक द बाजरा कुड बी सोन हियर. और वहाँ पे उगाया भी कुछ ज़्यादा नहीं जा सकता था, बस ड्राई क्रॉप बाजरा वगैरह उगाया जा सकता था. इन द मानसून दिस ट्रैक्ट बिकेम अ वास्ट ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर द धांगर फ्लॉक. और मानसून के टाइम पे तो मतलब ये एरिया मतलब यहाँ से पूरा आप धांगर फ्लॉक्स देखोगे भरा रहता था उनके कैटल्स, उनके बफेलोज के साथ. ओके, बाय अक्टूबर द धांगर्स हार्वेस्टेड देयर बेजा एंड स्टार्टेड ऑन देयर मूव वेस्ट. और हार्वेस्ट वगैरह करके सारा क्रॉप व्रॉप या अक्टूबर के बाद कहाँ मूव करते थे, वेस्ट की तरफ. आफ्टर मानसून दे मार्च्ड टुवर्ड्स वेस्ट इन द विंटर्स. मानसून के बाद अब वो कहाँ जाएंगे, विंटर्स में वेस्ट की तरफ जाएंगे. Dhangars in the winter. They reach Konkan. This was a flourishing agriculture tract with a high rainfall. विंटर्स में वो कहाँ जाते थे, कॉनिकन साइड जाते थे. वहाँ पे एकदम फुल एग्रीकल्चर ट्रैक, मतलब वहाँ पे ऐसा माहौल ही एकदम सॉइल ऐसा हो रखा होता था एग्रीकल्चर करने वाला, और बहुत बारिश, हाई रेनफॉल वाला एरिया था. हियर द शेपर्ड्स वर वेलकम बाय द कोनाकनी पीजेंट्स. और वहाँ पे जो कोनाकनी पीजेंट्स थे उनका वेलकम करते थे. आफ्टर द खारिफ हार्वेस्ट वॉज कट एट दिस टाइम द फील्ड हैड टू बी फर्टिलाइज्ड एंड मेड रेडी फॉर द राबी हार्वेस्ट. और ऑब्वियसली बात है जैसे कि मैंने बताया खारिफ हार्वेस्ट हो चुका होता था उस टाइम तक. अब फील्ड को फर्टिलाइज करके एंड उसमें राबी को सो करने का टाइम आ गया था. धांगर फ्लॉक्स मैन्योर्ड द फील्ड्स एंड फेड ऑन द स्टबल. अब धांगर क्या करते थे, ये फील्ड वगैरह को मैन्योर करते थे. ओके, एंड फेड ऑन द स्टबल. और फिर मतलब हार्वेस्ट करने के बाद जो सॉइल वगैरह बचती थी उसमें मैन्योर डाल के वो वाला जो प्रिपरेशन होता था वो सब करते थे. द कोनाकनी पीजेंट्स ऑल्सो गेव द सप्लाईज ऑफ द राइस which the shepherd took back to the plateau where the grain was scarce. अब क्या होता था, कोनाकनी पीजेंट्स जो होते थे ये इन शेपर्ड्स को राइस का सप्लाई अच्छे से देते थे, ताकि क्या हुआ जब ये वापस प्लेट्यू जाएं, ओके, गर्मी के टाइम पे, तो वहाँ पे ग्रेन्स की कमी ना हो इन्हें. ओके, और या फिर तो जहाँ पे ग्रेन्स की कमी है वहाँ इनको ना हो, इस वजह से राइस का सप्लाई देते थे. मानसून द धांगर्स लेफ्ट द कॉनिकन एंड रिटर्न टू द. मानसून में क्या होता था, धांगर्स जो है अपना कॉनिकन छोड़ के फिर वापस वो अपने सेटलमेंट में पहुँचते थे. पैस्टोरलिस्ट ऑफ द ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू. अब हम पैस्टोरलिस्ट देखेंगे ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू के. इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश अगेन द ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू वॉज कवर्ड विद द स्टोन एंड द ग्रास inhabited by the cattle, goat and the sheep herders. अब कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में क्या होता था, जो ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू है वो किसके मतलब कवर्ड आपको किसके साथ दिखेगा, स्टोन, ग्रास वगैरह. एंड जहाँ पे वहाँ पे अब उस टाइम पे रहने का टाइम किसका आ गया, कैटल, गोट और शीप हर्डर्स, ये सब दिखेंगे आपको. The Golas herded cattle, the Kurumas and the Kurubas reared sheep and goats and sold woven blankets. गोलाज अपने कैटल्स को हर्ड करते थे और जो कुरुमास और कुरबास थे ये क्या करते थे, ऑब्वियसली बात है जो आप स्किन को शेयर अप करके एंड वूवन ब्लैंकेट्स बनाते हो ये सब वो बेचते थे. दे लिव नियर द वुड्स, कल्टिवेटेड स्मॉल पैचेस ऑफ द लैंड, एंगेज इन द वेराइटी ऑफ द प्रिटी ट्रेड्स एंड टुक केयर ऑफ देयर हर्ड्स. अब ये क्या था, कहाँ पे रहेंगे, ऑब्वियसली बात है ये हम देखते हैं, वुड्स वगैरह के पास रहते थे, अपना स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड्स पे कल्टिवेट करते थे और छोटे मोटे ट्रेड्स में अपना इन्वॉल्व रहना और अपने हर्ड्स का भी ध्यान रखना. माउंटेन पेस्टोरलिस्ट वर्सेस प्लेट्यू पेस्टोरलिस्ट. Unlike the mountain pastoralist, it was not the cold and the snow that defined the seasonal rhythm of their movement. माउंटेन पेस्टोरलिस्ट की तरह नहीं है. इनका क्या होता था कि मतलब ऑब्वियसली बात है इधर कोई स्नो नहीं है, कोई कोल्ड नहीं है, तो उनका कुछ सीजनल रिदम नहीं होता था. मतलब हाँ कि सीजनल रिदम नहीं रहता था. जैसे वो लोग एक बार मीडोज में चले जाते थे फिर उसके शिवालिक रेंज में, तो देयर वाज नो सीजनल रिदम. रादर इट वॉज द अल्टरेशन ऑफ द मानसून एंड द ड्राई सीजन. इनका क्या रहता था, मानसून में हम इस एरिया में चलेगा, ड्राई सीजन में हम इस एरिया में चलेगा. इनका इस तरीके का अल्टरेशन रहता था. इन द ड्राई सीजन दे मूव टू द कोस्टल ट्रैक्स एंड लेफ्ट व्हेन द रेन्स कम. ड्राई सीजन में कहाँ जाते थे ये आपको याद रखना, कोस्टल ट्रैक्स में जाते थे. और ये लोग जो है जैसे ही बारिश आना शुरू हो जाती थी तो ये इस एरिया को छोड़ देते थे. ओनली बफेलोज लाइक द स्वैम्पी वेट कंडीशंस ऑफ द कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द मानसून. मानसून के टाइम पे ऐसा जो स्वैम्पी और वेट कंडीशंस रहता था, इधर कौन रह सकता था, बफेलोज वगैरह रह सकते थे. तो ड्राई सीजन में ये जो शीप और गोट्स को लेके ये हट जाते थे एंड बफेलोज वगैरह यहाँ पे रहने लगते थे, क्योंकि मानसून सीजन में मानसून एरिया में यही सर्वाइव कर सकते हैं. सर्वाइव इन द सेंस स्वैम्पी और वेट कंडीशंस में यही रह सकते हैं. अदर हर्ड्स हैड टू बी शिफ्ट टू द ड्राई प्लेट्यू एट दिस टाइम. और जो बाकी हर्ड्स थे उनको ड्राई प्लेट्यू में शिफ्ट होना होता था सेम इसी टाइम पे. बंजारास के बारे में देखते हैं. अ ग्रुप ऑफ द ग्रेजियर्स फाउंड इन द विलेज ऑफ द उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र.
ये ग्रुप ऑफ ग्रेजियर्स थे जो कि कहाँ पाए जाएंगे, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इधर के विलेजेस में. In the search of the good pasture land for their cattle, they moved over the long distance, selling plough cattle and other goods to the villagers in the exchange for the grain and the fodder. अब क्या होता था, इनको एक अच्छा, क्योंकि इन सब एरियाज में एक अच्छा पैस्चर लैंड, एकदम हरा भरा लैंड खोजने के लिए अपने कैटल्स के लिए इनको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस चलना पड़ता था. इसमें ये लोग मतलब अपना प्लो या अपना कोई कैटल वगैरह बेच के विलेजर्स वगैरह को, या फिर कोई सामान वगैरह बेच के उसके बदले में अनाज बना खाना वगैरह, अपने गाय जो भी इसको जिनको चरा रहेंगे कैटल्स वगैरह के लिए खाना अरेंज करना, खुद के लिए खाना अरेंज करना, वो अफोर्ड करते थे. रेकाज. इन द डेजर्ट ऑफ द राजस्थान लिव द रेकाज. रेकाज कहाँ रहते थे, जो राजस्थान का डेजर्ट वाला एरिया वहाँ पे. द रेनफॉल इन द रीजन वॉज अ मर्ज एंड द अनसर्टन. आपको पता है कि यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो बहुत ही मर्ज और बहुत बहुत कम होती है और बहुत अनसर्टन है. ऑन कल्टिवेटेड लैंड हार्वेस्ट फ्लक्चुएटेड एवरी ईयर. तो यहाँ पे क्या होता था, जो कल्टिवेबल लैंड है जहाँ पे आप कल्टिवेट कर सकते हो, वहाँ पे हार्वेस्ट करते टाइम मतलब हार्वेस्टिंग जो होता था वो हर साल फ्लक्चुएट करता था. ओवर द वास्ट स्ट्रेचेज नो क्रॉप वुड बी ग्रोन. और कभी कभी तो ऐसा होता था कि बहुत लंबा टाइम बीत जाता था, कोई क्रॉप ही नहीं उगाई गई. सो द रेकास कंबाइंड कल्टिवेशन विद द पैस्ट्रलिज्म. इसलिए रेकास क्या करते थे, कल्टिवेशन के साथ साथ पैस्ट्रलिज्म भी करते थे. ओके, मानसून पीरियड, नॉन मानसून पीरियड का देख लेते हैं. द रेकास ऑफ द बार्मर, जैसलमेर, जोधपुर एंड द बीकानेर स्टेड इन देयर होम एजेस वेयर द पैस्चर वॉज अवेलेबल. तो ये लोग क्या करते थे, मानसून वाले एरिया में जो रेकास थे, बरमार, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के, ये अगर मानसून हो रहा है, बहुत अच्छा पेस्चर है, तो वहाँ पे वो रुक जाएंगे. ओके, बहुत टाइम के लिए. नॉन मानसून में क्या होता था, बाय अक्टूबर तक नॉन मानसून मतलब मानसून वगैरह हट जाता है. तो व्हेन दीज ग्रेजिंग ग्राउंड्स वर ड्राई एंड एग्जॉस्टेड, दे मूव्ड आउट इन द सर्च ऑफ द अदर पैस्चर एंड वाटर एंड रिटर्न अगेन ड्यूरिंग द नेक्स्ट मानसून. तो क्या होता था, मानसून खत्म तो ग्रेजिंग ग्राउंड्स वगैरह सब ड्राई हो जाता था, एग्जॉस्ट हो जाता था, तो इनको ये मूव कर जाते थे, मतलब इन द सर्च ऑफ, ताकि और पैस्चर वाटर के सर्च में वहाँ से माइग्रेट कर जाना. वन ग्रुप ऑफ द रेकाज नोन एज द मारू डेजर्ट राइकाज हर्डेड कैमल्स एंड अनदर ग्रुप्स रियर्ड शीप एंड द गोट. एक दूसरा ग्रुप रेकास का जिसको हम क्या कहते हैं, मारू रेकास, जिसमें मारू का मतलब होता है डेजर्ट. यहाँ इनके ग्रुप में क्या मतलब हर्डेड कैमल्स रहेंगे और बाकी शीप और गोट वो सब इंक्लूड रहते हैं. लाइफ ऑफ द पैस्टरल ग्रुप्स सस्टेन बाय अ केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द होस्ट ऑफ द फैक्टर. मतलब सबको ध्यान में रख के फिर आपका अगला डिसीजन लिया जाएगा. They had to judge how long the herds could stay in a one area and know where they could find a water and the pasture. उनको देखना पड़ता था कि कितना देर तक हमारे जो हर्ड्स हैं, हर्ड्स कैमल्स वगैरह या गोट्स वगैरह रह सकते हैं इस एरिया पे, और मतलब वाटर और पैस्चर का क्या कंडीशन है यहाँ पे. दे नीडेड टू कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ देयर मूवमेंट एंड इंश्योर दैट दे कुड मूव थ्रू द डिफरेंट टेरिटरीज. उनको देखना पड़ता था, मतलब टाइमिंग वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ता था उनके मूवमेंट का, क्योंकि उनको बहुत लंबा डिस्टेंस चलना होता था. ओके, डिफरेंट टेरिटरीज में दे हैड टू सेट अप अ रिलेशनशिप विद द फार्मर्स ऑन द वे सो दैट द हर्ड कुड ग्रेज इन हार्वेस्टेड फील्ड्स एंड मैन्योर द सॉइल. अब क्या होता था, उनके रास्ते में जितने भी फार्मर्स वगैरह आते थे, उनकी जो फील्ड्स होती थी, उनके फील्ड्स में जो फार्मर्स रास्ते में इनको मिलते थे, उनके फील्ड्स में हार्वेस्टेड फील्ड में मतलब जहाँ पे सारे फसलों की कटाई हो रखी है, वहाँ पे उनके सॉइल को मैन्योर करने के लिए या ग्रेस करने के लिए ये लोग ऐसा रिक्वेस्ट नहीं करते, लेकिन हाँ एक रिलेशनशिप बना के रखते थे कि हम अपने कैमल्स को आपके फील्ड में भेज देते हैं. ओके, ताकि सॉइल भी मैन्योर्ड रहे. दे कंबाइंड अ रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, कल्टिवेशन, ट्रेड, हर्डिंग टू मेक देयर लिविंग. तो वो क्या करते थे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ सब कंबाइंड रहता था, मतलब कल्टिवेशन, ट्रेड, हर्डिंग, ताकि उनका लिविंग चल सके. ठीक है, वो खाना प्रोवाइड करेंगे, मतलब सब उस टाइम पे साथ में रहेंगे. ओके, colonial rule and the pastoral life. Under the colonial rule, life of the pastoralist changed dramatically. colonial rule के टाइम पे जो उनकी लाइफ थी, ऑब्वियसली बात है उनमें बहुत चेंज आया होगा. Their grazing grounds shrank, their movements were regulated, the revenue they had to pay increased, their agriculture stock declined, and their trades crafts were adversely affected. उनके जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे, मतलब कैटल्स वगैरह जहाँ पे ग्रेज करते वो सारा ग्राउंड एकदम कम हो गया उसका एरिया. उनका जो मूवमेंट्स था उसमें भी चेंजेस आ गए. द रेवेन्यू दे हैड टू पे इंक्रीज, उनको रेवेन्यू ऑब्वियसली बातें ज़्यादा कर दिया गया. जो एग्रीकल्चर स्टॉक था वो भी कम हो गया. उनका ट्रेड और क्राफ्ट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा इसकी वजह से. चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट. क्या क्या चेंजेस कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब इंट्रोड्यूस किए.
द colonial state wanted to transform all grazing land into the cultivated farms. वो चाहते थे, जो colonial state थी वो चाहते थे कि जितने भी grazing lands हैं उनको cultivated farms बना दिया जाए, उन पे cultivation start हो. Land revenue was one of the main source of the income. और उनके लिए land revenue एक main source of income था. Expanding cultivation, increase in the, उनको था कि ठीक है जितना ज़्यादा cultivation होगा उनको उतना ज़्यादा revenue मिलेगा. Okay. It could at the same time produce a more jute, cotton, wheat and other agriculture products that were required in the England. तो वो हमेशा अपना इंग्लैंड के रिसोर्सेज को फुलफिल करने का सोचते थे. वो सोचते थे कि इस फील्ड पे एक साथ जूट, कॉटन, वीट उगाया जा सकता है या बाकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उगाया जा सकता है जो कि इंग्लैंड में जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Okay, from the mid-19th century, wasteland rules were enacted in the various parts of the country. Uncultivated lands were taken over and given to selected individuals. तो mid-19th century में क्या होता था, wasteland rule जो था वो स्टार्ट कर दिया गया. ओके, वहाँ पे क्या होता था कि जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, जहाँ कल्टिवेशन नहीं हो रही, जहाँ कुछ ग्रो नहीं किया जा रहा है, उनको हथिया लिया जाता था एंड उनको ऑब्वियस बात है सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स इंडियंस के हाथ में ही देते थे, बट उन लोगों के हाथ में देते थे जो कल्टिवेशन स्टार्ट कर सके उसके ऊपर. In most areas, the land taken over were actually grazing tracts used regularly by the pastoralist. So, expansion of the cultivation inevitably meant the decline of the pastures and the pebbles for the pastoralist. तो अब ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ में जो लैंड होती थी उसको टेक ओवर कर लिया गया. वो लैंड कैसी होती थी, ग्रेजिंग ट्रैक्ट्स होती थी, मतलब वहाँ पे जो कैटल्स, शीप्स जो हैं वो सब ग्रेस किया करते थे एंड यूज रेगुलर, और वो पेस्टोरलिस्ट हमेशा उसको यूज़ करते थे. सो एक्सपेंशन ऑफ द कल्टिवेशन इनएविटेबली मेंट द डिक्लाइन. तो अब उनका एकदम अड्डा जैसा था कि हाँ वहीं यूज़ करना, वहीं जाना है अपने हर्ड ऑफ शेप्स लेके, ठीक है. तो लेकिन अगर कल्टीवेशन बढ़ा तो इसका मतलब उनका पैस्चर का जो लैंड है वो, जैसे मैंने बोला कि वो कम हो गया. पैबल्स फॉर द पेस्टोरलिस्ट, ये एक दिक्कत थी बहुत बड़ी पेस्टोरलिस्ट के लिए कोलोनियल टाइम पे. बाय द मिड-19th सेंचुरी वेरियस फॉरेस्ट एक्ट्स वर ऑल्सो बीइंग इनैक्टेड एट द डिफरेंट प्रोविंसेस. और मिड-19th सेंचुरी में क्या होता था, बहुत सारे फॉरेस्ट एक्ट्स को भी स्टार्ट किया गया बहुत अलग अलग प्रोविंशियल स्टेट्स में. फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस द कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर लाइक दियोडर और साल वॉज डिक्लेयर्ड, यहाँ पे लिखना, वॉज डिक्लेयर्ड रिजर्व. नो पेस्टोरलिस्ट वॉज अलाउड एक्सेस टू दीज फॉरेस्ट. अब क्या होता था, ऑब्वियसली बात है, जिन फॉरेस्ट में बहुत अच्छा टिम्बर मिल रहा है, मतलब साल और दियोडर का पेड़ बहुत अच्छे से उग रहा है, उनको रिजर्व कह दिया जाता था. मतलब वहाँ चाहे कोई भी कितना भी मजबूरी हो, कितना भी नीड हो फ्रूट्स का या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का, आपको नहीं जाना है, वहाँ रिजर्व फॉरेस्ट रहता था. कोई पेस्टोरलिस्ट वहाँ अलाउड नहीं था कि उस फॉरेस्ट में जा सके. अदर फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड, और बाकी फॉरेस्ट को एज अ प्रोटेक्टेड कंसिडर किया जाता था. इन दीज सम कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स ऑफ द पेस्टोरलिस्ट वर ग्रांटेड बट देयर मूवमेंट्स वर सेवरली रिस्ट्रिक्टेड. तो क्या होता था कि उनको पेस्टोरलिस्ट को मतलब ग्रेजिंग राइट्स बहुत ही कम, मतलब कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स मिल जाते थे, बट उनका मूवमेंट फिर भी रिस्ट्रिक्टेड था. दीज फॉरेस्ट एक्ट्स चेंज द लाइफ, और इसकी वजह से पेस्टोरलिस्ट की पूरी लाइफ एकदम चेंज हो गई. हाउ डिड द फॉरेस्ट एक्ट्स change the life of the pastoralist? Pastoralists were prevented from entering many forests and their movements were regulated. तो pastoralist को बोला जाता था कि, मतलब ऑब्वियसली बात है, उनको मना किया जाता था कि आप फॉरेस्ट में मत जाओ, कोई मूवमेंट कुछ नहीं, सब कुछ बंद कर दिया गया था. They need a permit for the entry. The timing of their entry and departure was specified and the number of the days they could spend in the forest was limited. तो अब क्या होता था, परमिशन चाहिए एंट्री के लिए एंड उनका टाइमिंग जाने का आने का फिक्स रहता था, और कितने दिन में जाएंगे वो भी बाकायदा लिमिटेड था, मतलब बहुत कम दिन उनको अलाउ किया जाता था. द परमिट स्पेसिफाइड द पीरियड्स इन विच दे कुड बी लीगली विद इन अ फॉरेस्ट, एंड वो परमिट भी ऐसे मिलता था कि हाँ आप लीगली सिर्फ ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते. इफ़ दे ओवरस्टेड दे वर लाइबल टू फाइन्स, मतलब ओवरस्टे भी नहीं कर सकते हो आप. ओके, British officials were suspicious of the nomadic people, therefore they introduced Criminal Tribe Act. अब ब्रिटिश ऑफिशियल क्या थे, बहुत ही सस्पिशियस थे, मतलब उनको थोड़ा गड़बड़ लगता था नोमैडिक पीपल पे. तो वो क्या थे, उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट इंट्रोड्यूस किया. पेस्टोरलिस्ट चेंज देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस एवरी सीजन. पेस्टोरलिस्ट क्या करते थे, अपना रहने का जगह हर सीजन चेंज करते थे, विंटर में अलग, समर में अलग. द colonial government wanted the rural people to live in the villages. तो कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि रूरल पीपल को, कि ताकि वो अपने गांव में रहे, एक फिक्स्ड प्लेस में रहे, फिक्स्ड राइट और एक पर्टिकुलर फील्ड के साथ रहे, वो मूवमेंट ना करे. सच ए पॉपुलेशन वॉज ईजी टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल. अब ऐसी बात है, ये जो लोग मूवमेंट कर रहे हैं इनको पहचानना बहुत आसान था और इनको कंट्रोल में लाना भी बहुत आसान था. दोज हु वर सेटल्ड वर सीन एज अ पीसेबल एंड लॉ अबाइडिंग. मतलब जो लोग सेटल्ड थे उनको एज अ शांति का प्रतीक माना जाता कि हाँ ये लोग शांत है और कोई लॉ को नुकसान वगैरह नहीं पहुंचा रहे. बट जो नोमैडिक थे उनको क्रिमिनल कंसिडर किया जाता था.
1871 में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी इंडिया में, उन्होंने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को पास किया। इसको आपको याद रखना है, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871। बाय दिस एक्ट many communities of the craftsmen, traders and pastoralists were classified as a criminal tribe। इस एक्ट के तहत बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज थी, क्राफ्ट्समैन की, ट्रेडर्स की और यहाँ तक कि पूरे पेस्टरलिस्ट की, जिनको क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से जाना जाता था। दे वर स्टेटेड टू बी क्रिमिनल बाय द नेचर एंड द बर्थ, और उनको ये कहा जाता था कि तुम नेचर से और जन्म से एकदम क्रिमिनल ही हो। Once this act came into the force, these communities were expected to live only in the notified village settlements। अगर मतलब जैसे ही एक्ट स्टार्ट हुआ, ओके, तो इन कम्युनिटीज़ को ये कहा जाता था कि एक्सपेक्ट किया जाता था, और सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं मतलब कंपलसरी ही था एक तरीके से, कि विलेज में रहो, जो विलेज तुम्हें असाइन किया गया उसी विलेज में रहो और एक सेटल हो जाओ एक तरीके से। दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विदाउट अ परमिट, और उनको बिना परमिशन के बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता था। द विलेज पुलिस केप्ट अ कॉन्टिन्यूस वॉच ऑन देम, जो विलेज की पुलिस थी वो भी उन पर पूरा ऐसे एकदम आग गड़ाए रहती थी। To expand its revenue income, the colonial government looked for every possible source of the taxation। अब उनका रेवेन्यू उनको किसी भी हाल में बढ़ाना था, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट हमेशा कुछ ना कुछ तरीका देखती रहती थी कि कैसे इनसे टैक्स या कर वसूला जाए। टैक्स वॉज इम्पोज ऑन द लैंड, ऑन द कैनाल वाटर, ऑन सॉल्ट, ऑन ट्रेड गुड्स एंड इवन ऑन द फॉरेस्ट एनिमल्स। हर चीज़ पे टैक्स लगा के रखा था। ज़मीन पे, जिस ज़मीन पे ये कल्टिवेशन कर रहे हैं, ग्रेजिंग हो रही है, उस पे, कैनाल वाटर पे, सॉल्ट पे, ट्रेड पे, गुड्स पे, एंड इवन ऑन द फॉरेस्ट एनिमल्स, और फॉरेस्ट एनिमल्स पे भी। इन मोस्ट पैस्टरल ट्रैक्ट्स ऑफ द इंडिया, ग्रेजिंग टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द मिड 19th सेंचुरी। और बहुत सारे ऐसे पैस्टरल ट्रैक्ट्स थे इंडिया में। ग्रेजिंग टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द मिड 19th सेंचुरी, और ग्रेजिंग टैक्स को मिड 19th सेंचुरी में कि ये जो भी शिप, बफेलो, कैटल ग्रेज कर रहे हैं, इसका भी टैक्स लगेगा। Okay, in the decades between the 1850s and 1880s, the right to collect the tax was auctioned out to contractors। और ये चीज़, ये जो टैक्स है राइट टू कलेक्ट, ये कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया गया। ओके, 1850s और 1880s के बीच में these contractors tried to extract as high a tax as they could to recover the money they had paid to the state and earn as much profit as they could within the year। अब क्या होता था कि जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया कि अब कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करेंगे, विलेजर से पैसा वसूलेंगे। तो अब गवर्नमेंट जो थी वो कॉन्ट्रैक्टर से भी पैसा लेती थी और विलेजर से भी पैसा लेती थी। और कॉन्ट्रैक्टर्स किससे लेते थे, विलेजर्स से, और बाद में किसे देते थे, गवर्नमेंट को। लेकिन गवर्नमेंट को वो उतना ही देते थे जितना गवर्नमेंट टैक्स मांगती थी। तो अब ये बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर थे, ये क्या कोशिश करते थे कि हम विलेजर से क्या करेंगे, 3-4 गुना ज़्यादा जो है टैक्स चार्ज करेंगे, ताकि उन्होंने जो पैसा गवर्नमेंट को दिया है वो भी वसूल हो सके और उनको प्रॉफिट हो सके। By 1880 द गवर्नमेंट बिगन कलेक्टिंग द टैक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द पैस्टरलिस्ट। और फिर क्या हुआ कि 1880 में गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट करने लग गई डायरेक्ट ही पैस्टरलिस्ट से। हाउ डिड दीज चेंजेस अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ द पैस्टरलिस्ट। अब इन चेंजेस की वजह से पैस्टरलिस्ट की लाइफ पे क्या असर पड़ा। चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स लेड टू द सीरियस शॉर्टेज ऑफ द पैस्चर्स। और वैसी बात है, जो उनको चारा वगैरह था उनके एनिमल्स और कैटल्स को, वो कम पड़ने लगा। When grazing lands were taken over and turned into the cultivated fields, the available area of the pastoral land, जो कि हम बार बार कह रहे हैं कि जब ये grazing land को cultivated fields में तब्दील कर दिया गया, तो ये जो pastoral lands थे, मतलब pasture lands थे, जो जहाँ पे ये चारा वारा खाते थे, ये कम हो गया, इनका एरिया कम हो गया। Similarly, the reservation of the forest meant that the shepherds and the cattle herders could no longer freely pasture the cattle in the forest। और ये जो रिजर्वेशन था, फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया गया, इससे ये हर्डर्स लैंड को, मतलब ठीक है कि लैंड आपने कम कर दिया, कोई बात नहीं, हम फॉरेस्ट में ले जाते हैं अपने कैटल्स को, वो फॉरेस्ट में भी नहीं ले जा सकते थे। अब पैस्चर लैंड की बात करते हैं। द एग्जिस्टिंग एनिमल स्टॉक हैड टू फीड ऑन वॉट एवर ग्रेजिंग लैंड रिमेन। तो अब ये जो एग्जिस्टिंग जो एनिमल है उसको उसी पे फीड करना पड़ता था, मतलब ग्रेजिंग लैंड में जो भी बचा खुचा है। दिस लेड टू द कॉन्टिन्यूस इंटेंसिव ग्रेजिंग ऑफ दीज पैस्चर। और इसी वजह से मतलब यही इनका चलता था, यही इनका ग्रेजिंग पैस्चर, यही चारा था। These pastoral movements allowed time for the natural restoration of the vegetation growth। अब pastoral movements की वजह से होता क्या था कि natural restoration मतलब रिकवर कर जाता था। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सर्दी में आप इस एरिया में हो, ठंडी में आप सर्दी में आप इस एरिया में, और गर्मी में आप इस एरिया में अपने कैटल्स वगैरह को लेके गए, ठीक है। तो अभी जब आप इस तरफ हो तो यहाँ पे जितना भी ग्रेजिंग वगैरह की गई है वो सब रिकवर हो जाएगा, ठीक है। एंड सेम जब वाइस वर्सा। When restrictions were imposed on the pastoral movements, grazing lands came to be continuously used and the quality of the pastures declined। जब restrictions को ला दिया गया
पैस्टरल मूवमेंट्स पे, ग्रेजिंग लैंड्स पे, तो क्या हुआ, जो क्वालिटी थी पेस्चर्स की वो भी डिक्लाइन हो गई। मतलब चारा का जो वेराइटी था खाने का, वैसी बात है जैसे आपके खाने में वेराइटी होता है वैसे ही एनिमल्स के खाने में भी होता है, तो उनका भी उसमें भी वेराइटी, मतलब उसकी क्वालिटी में वेराइटी आया। दिस इन टर्न क्रिएटेड अ फर्दर शॉर्टेज ऑफ द फॉरेज फॉर द एनिमल्स एंड द डिटेरियरेशन ऑफ द एनिमल स्टॉक्स। इससे क्या हुआ कि शॉर्टेज हुआ एनिमल्स के खाने में, एनिमल्स के खाने के स्टॉक्स में। अंडरफेड कैटल डाइड इन द लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द स्कैरसिटीज एंड फेमाइंस। फेमाइंस और स्कैरसिटी के टाइम पे खाना कम होने की वजह से मतलब बहुत लार्ज नंबर में कैटल्स का डेथ हुई। हाउ डिड द पेस्टरलिस्ट कोप विद दीज चेंजेस? अब पेस्टरलिस्ट कुछ तो करेंगे। चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, ये जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे कॉलोनियल गवर्नमेंट में, सम रिड्यूस द नंबर ऑफ द कैटल्स इन देयर हर्ड। तो कुछ ने क्या किया, हर्ड्स जो थे, मतलब उनके हर्ड्स में जो उनके जो ग्रुप ऑफ शीप्स है उसमें शीप्स ही कम कर दिए, उनका जो ग्रुप ऑफ कैटल्स था उसमें कैटल्स ही कम कर दिए। सिंस देयर वॉज नॉट इनफ पैशर्स टू फीड द एनिमल, क्योंकि इतने बड़े नंबर्स, मतलब इतने सारे जो भी उनका एनिमल था, ग्रुप ऑफ एनिमल, उसको इतना सारा पैस्चर फीड करना वो उस टाइम पे पॉसिबल ही नहीं था ड्यू टू दिस रिस्ट्रिक्शंस। Other discovered new pastures when movement to old grazing grounds became difficult. मतलब पुरानी जगहों पे जाना जब मुश्किल हो गया तो उन्होंने एक नए pasture lands डिस्कवर किए। After 1947, the camel and the sheep herding rekas, for instance, could no longer move into the Sindh and graze their camels on the bank of the Indus as they had done earlier. 1947 के बाद क्या हुआ, ये तो इंडिपेंडेंस की बात है। जो कैमल और शीप थे, जो कि रेकाज में उनकी शीप्स हर्ड करती थी, ठीक है, ले जाते थे वो, फॉर इंस्टेंसेस, अब वो वहाँ पे सिंध वाले एरिया में मूव नहीं कर सकते थे। एंड ग्रेज देयर कैमल ऑन द बैंक ऑफ द, और इंदस वाले जो एरिया था, मतलब उसके साइड में, उधर की रिवर के साइड में, बैंक में, वो क्या करते थे, वहीं पे ग्रेजिंग वगैरह करवाते थे जैसे वो पहले किया करते थे। द न्यू पॉलिटिकल बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्टॉप द मूवमेंट, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिकल बाउंड्रीज की वजह से उनका मूवमेंट रुक गया। इन रिसेंट ईयर्स दे हैव बीन माइग्रेटिंग टू हरियाणा वेयर शीप कैन ग्रेज ऑन एग्रीकल्चर ईयर्स आफ्टर द हार्वेस्ट आर कट। जब हरियाणा में जब हार्वेस्टिंग हो जाती थी तो ये अपने शीप्स को वहाँ पे लेके जाते थे। ओके, हाउ डिड द, और ये आपको एज ए एग्जाम्पल याद रखना है। हाउ डिड द पेस्टरलिस्ट कोप अप विद दीज चेंजेस? अब पेस्टरलिस्ट कैसे कोप अप करते थे इन सब चेंजेस से? सम रिचर पेस्टरलिस्ट बिगिन बाइंग लैंड एंड सेटलिंग डाउन, गिविंग अप देयर नोमैडिक लाइफ। अब जो बहुत ही रिचर पेस्टरलिस्ट थे वो क्या करते थे, ज़मीन खरीद लेते थे और वहाँ पे सेटल हो जाते थे, और ये जो नोमैडिक वाली लाइफ है इसको छोड़ देते थे। सम बिकेम सेटल पीजन्स कल्टिवेटिंग लैंड, अदर्स टुक टू मोर एक्सटेंसिव ट्रेडिंग। और कुछ वही सेटल पीजन बन जाते थे, वो लैंड वगैरह कल्टिवेशन स्टार्ट कर दी उन्होंने और ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। मैनी पुअर, और जो पुअर पेस्टरलिस्ट थे ऑन द अदर हैंड, बोरोड मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स टू, वो मनी लैंडर से पैसे मांग मांग के सर्वाइव करते थे। एट टाइम्स दे लॉस्ट देयर कैटल एंड शीप एंड बिकेम द लेबरर्स वर्किंग ऑन द फील्ड्स और इन द स्मॉल टाउन। और फिर मतलब टाइम बीतते बीतते उनका जो कैटल शीप था वो सब उनके, मतलब उन्होंने ये चीज़ छोड़ दी एंड लेबर बन गए, फील्ड वगैरह में काम करना, स्मॉल टाउन्स में काम करना। पैस्टरलिज्म, कोलोनियलिज्म एंड कंक्लूजन, ये देखते हैं। पैस्टरलिज्म नॉट ओनली कंटिन्यू टू सर्वाइव इन मैनी रीजन्स, देयर नंबर्स हैव एक्सपेंडेड ओवर द रिसेंट डिकेड्स। पैस्टरलिस्ट मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि हाँ सिर्फ सर्वाइव ही कर रहा है। आजकल के अगर हम देखें रीजन्स में तो उनका नंबर्स बड़ा है, ठीक है। कुछ डिकेड्स में देखें, when pasture lands in the one place was closed to them, they changed the direction of their movement, reduced the size of the herd, combined pastoral activities with other form of income and adapted to the changes in the modern world. अब उन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कैसे कोप अप किया? जब पैस्चरल लैंड्स थे एक प्लेस में, जहाँ पे मतलब ऑब्वियसली बात है, जब पैस्चरल लैंड बहुत ही उनके पास थे, क्लोज थे, तो वो अपने डायरेक्शंस को आराम से चेंज करते थे। और फिर बाद में जब कॉलोनियलिज्म ये सब लगा, ठीक है, उसके बाद में जो इफेक्ट आया उसकी वजह से उनका जो ग्रेजिंग लैंड वाला एरिया था वो कम हो गया। उसकी वजह से उनको अपने हर्ड जो उनका ग्रुप था उसका साइज कम करना पड़ा एनिमल्स का। उनको कंबाइन पैस्टरल एक्टिव, मतलब उनको और भी सारी एक्टिविटी, एक अदर सोर्स ऑफ इनकम भी करना पड़ा काम। एंड अडेप्टेड टू द चेंजेस इन द, और इस तरीके से उन्होंने ये सारे चेंजेस में अडेप्ट किया। Many ecologists believe that in the dry regions and in the mountains, pastoralism is still ecologically the most viable form of life. और आज भी बहुत सारे इकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि माउंटेन्स वगैरह साइड में जो होता है वहाँ पे पेस्टरलिज्म आज भी एक इकोलॉजिकली देखें तो बहुत ही वायबल फॉर्म ऑफ लाइफ है। पेस्टरलिज्म देखते हैं अब अफ्रीका में। ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पेस्टरल पॉपुलेशन लिव, जहाँ पे मतलब वर्ल्ड की आधी पेस्टरल पॉपुलेशन रहती है। आज भी अगर हम देखें वहाँ पे तो 22 मिलियन अफ्रीकन जो हैं वो पेस्टरल एक्टिविटी पे ही डिपेंड है, मतलब अपनी लाइवलीहुड वैसे ही चला रहे हैं। अब उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ आती हैं
उसमें आता है बेदोइन्स, बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बुरान, तुर्काना, ये सारे कम्युनिटीज़ हैं जो इंक्लूड हैं अफ्रीका में। मोस्ट ऑफ देम नाउ लिव इन द सेमी एरिड ग्रास, और बहुत से अब आज कहाँ पे रहते हैं, सेमी एरिड वाले ग्रासलैंड वाले एरिया में और एरिड डेजर्ट में, जहाँ पे रेन फेड एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। दे रेज अ कैटल, कैमल, गोट, शिप, डोंकीज एंड दे सेल मिल्क, मीट, एनिमल स्किन एंड वूल। ये सब बेच के एंड ये सब एनिमल्स रेस करके, उनका ब्रीड करके, उनको ग्रो करके, ये सब उनको कमाना, उनका लाइवलीहुड है ये सब। ओके, यहाँ पे एग्रीकल्चर हटा के ये एग्रीकल्चर कर लेना है, यहाँ पे लिख देना डू फॉर्म ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वगैरह ट्रेड करना, ये वेराइटी ऑफ ऑड जॉब्स करके अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं। Pastoralism and colonialism, we will discuss some of these changes by looking at one pastoral community, the Maasai, in some detail. हम मतलब पैस्टरलिज्म और कॉलोनियलिज्म का चेंजेस देखेंगे एक कम्युनिटी का एग्जांपल लेके, जो कि है मसाई। मसाई कैटल हर्डर्स लिव प्राइमरीली इन द ईस्ट अफ्रीका में रहते हैं ये लोग, एंड 3 lakhs इन द सदर्न केन्या, और 3 lakhs कहाँ पे रहते हैं, सदर्न केन्या में, एंड अनदर 150 जो है 1,50,000 वो तनाजानिया में रहते हैं। ओके, ये ईस्ट अफ्रीका की जगह का नाम है। And where have the grazing lands gone? One of the problem the Maasai have faced in the continuous loss of their grazing lands. तो उन्होंने एक ये जो प्रॉब्लम फेस की है कि उनका जो ग्रेजिंग लैंड वाला जो एरिया है वो गुम होता जा रहा है। बिफोर कॉलोनियल टाइम्स, आफ्टर कॉलोनियल टाइम्स। बिफोर कॉलोनियल टाइम्स देखते हैं, जो मसाई लैंड स्ट्रेच्ड ओवर द वास्ट एरिया फ्रॉम द नॉर्थ केन्या टू द स्टेपीज ऑफ द नॉर्दर्न तनाजानिया। ये बताया गया है कि कॉलोनियल टाइम्स से पहले उनका कितना वास्ट ग्रेजिंग लैंड रहता था, मतलब नॉर्थ केन्या से लेकर के जो नॉर्थ तनाजानिया है उनके स्टेपीज, मतलब ये सारा एरिया जो है वो ग्रेजिंग वाला एरिया था। लिव्ड हैप्पीली ओवर देयर, और वो बहुत खुशी से रहते थे वहाँ पे। बट कॉलोनियल टाइम्स के बाद क्या हुआ, यूरोपियन इंपेरियल पावर्स स्क्रैम्बल्ड टेरिटोरियल पोजेशंस इन अफ्रीका, स्लाइसिंग अप द रीजन्स इनटू डिफरेंट कॉलोनीज। तो जो यूरोपियन इंपेरियल पावर्स थी, दे स्क्रैम्बल टेरिटोरियल पोजेशंस, मतलब ऑब्वियसली बात है उन्होंने सारी टेरिटरीज को अपने अंडर ले लिया, एंड स्लाइसिंग अप द रीजन्स इनटू द डिफरेंट कॉलोनीज, और मतलब स्लाइसिंग अप कर देना मतलब तोड़ देना, डिफरेंट कॉलोनीज बना दी। मसाई लैंड को हाफ में कर दिया गया था इंटरनेशनल बाउंड्री के थ्रू, जो कि ब्रिटिश और जर्मन में डिवाइड कर दी गई थी, ब्रिटिश केन्या एंड जर्मन तंगानिका। Impact. The best grazing lands were gradually taken over for the white settlement, and the Maasai were pushed into the small area in the South Kenya and the North Tanzania. तो अब क्या होता था, जो बेस्ट एकदम ग्रेजिंग लैंड्स थी वो किसने ले लिया था, जो उस टाइम पे वाइट सेटलमेंट था, मतलब वाइट और ब्लैक का आपको पता ही है अफ्रीका में इसका इशू चल रहा था। मसाई को कहाँ पे पुश कर दिया गया, जो स्मॉल एकदम एरियाज हैं केन्या के, साउथ केन्या के जो स्मॉल एरियाज हैं वहाँ पे मसाई को बोला कि वहाँ पे जाओ, और नॉर्थ तनाजानिया वहाँ के एरियाज में द मसाई, यहाँ पे मसाई कर लीजिएगा। द मसाई लॉस्ट अबाउट 60% ऑफ द प्री कॉलोनियल लैंड्स। ओके, तो मसाई ने कितना अपना कॉलोनियल लैंड, मतलब कॉलोनियल की वजह से अपना 60% ऑफ द लैंड मतलब उनके हाथ से चला गया। देवर कॉन्फिनियन एंड जोन विद अनसर्टन रेनफॉल एंड द पुअर पैस्चर। देवर यहाँ पे लिख दीजिएगा कॉन्फाइड करते, मतलब एरिड जोन एरिया था, कोई रेनफॉल नहीं, कुछ पुअर पैस्चर एकदम। फर्दर प्रॉब्लम्स, एक्सपेंशन ऑफ द कल्टिवेशन एंड द रिजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। अब आगे की क्या प्रॉब्लम्स थी, एंड कल्टिवेशन को कैसे एक्सपैंड हुआ उस टाइम पे, कल्टिवेशन एंड फॉरेस्ट रिजर्व कैसे हुए। द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ईस्ट अफ्रीका ऑल्सो एनकरेज लोकल पीजन कम्युनिटीज टू एक्सपैंड कल्टिवेशन। तो जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थी ईस्ट अफ्रीका में, और लोकल पीजन को उन्होंने एनकरेज किया कि अपना कल्टिवेशन बढ़ाओ ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे जैसे कल्टिवेशन बढ़ा तो पैस्चर जो लैंड्स थे उनको भी कल्टिवेटेड फील्ड्स में बदलना पड़ा। Large areas of the grazing lands were also turned into the game reserves like the Masai Mara and Samburu National Park in the Kenya and Serengeti Park in the Tanzania. तो जो बड़े बड़े ग्रेजिंग लैंड्स थे इन सबको रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह में, नेशनल पार्क्स वगैरह में बदल दिया गया। पैस्टरलिस्ट वर नॉट अलाउड टू एंटर दीज रिजर्व, और इन रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज में पैस्टरलिस्ट को बिल्कुल मना किया गया था कि आप नहीं जाओगे। दे कुड नीदर हंट एनिमल्स नॉर ग्रेज देयर हर्ड्स इन दिस एरिया। ना ही वो कोई एनिमल हंट कर सकते हैं, ना ही अपना कैटल्स वगैरह को, हर्ड्स वगैरह को इस एरिया में ग्रेजिंग के लिए ले जा सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द डिसअपियरिंग ग्रेजिंग लैंड। अब ये जो ग्रेजिंग लैंड धीरे धीरे खत्म हो रहा था, इसका क्या इम्पैक्ट था। The loss of the finest grazing lands and water resources created pressure on the small area of the land that the Maasai were confined within. ये जो फाइनेस्ट और ग्रेजिंग लैंड्स, अच्छे अच्छे लैंड्स थे, इनका गुम हो जाना, मतलब इनका बेसिकली ख़त्म हो जाना, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज का, ये सब प्रेशर क्रिएट करता था जो स्मॉल एरिया ऑफ लैंड थे, जहाँ पे मसाई
जो स्मॉल स्मॉल एरिया में वो कन्फाइंड है, वहाँ पे रह रहे हैं बहुत मुश्किल से, एंड उसके चलते मतलब उनके है कि हाँ हम वापस क्या पता फाइनेस्ट जहाँ पे हम लिए जाया करते थे ग्रेस करवाने, वहाँ पे जा सकते हैं, बट वहाँ पे वो सब चीज़ें खत्म हो रही थी। ओके, जो वाटर रिसोर्स, जो फाइनेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स वगैरह थे वहाँ पे खत्म हो रहे थे, जिसकी वजह से उनको प्रेशर पड़ रहा था ये स्मॉल एरियाज पे। Continuous grazing within a small area inevitably meant a deterioration of the quality of the pastures. अब continuous grazing करवाना एक small area में, इसका मतलब जो pasture की quality थी उसमें फ़र्क पड़ रहा था। Fodder was always in a short supply, और fodder हमेशा short supply में था। Feeding the cattle became a persistent problem, और cattle को feed करना एक problem सी बन गई थी। The border are closed. From the late 19th century, the colonial government began imposing various restrictions on their mobility. और लेट 19th सेंचुरी में जो colonial government थी वो मतलब उनके मूवमेंट पे बहुत सारे restrictions लगाने लगी. Like the Maasai, other pastoral groups were also forced to live within the confines of the special reserves. बिल्कुल मसाई की तरफ बाकी जो pastoral groups थे उनको भी फोर्स किया गया कि आप सिर्फ इतने एरिया में रहो, इससे बाहर नहीं जाने का. The boundaries of these reserves became the limits within which they could now move. और ये जो बाउंड्रीज थी ये एक तरीके से रिजर्व बन गई, मतलब एक लिमिट बन गई कि बस हाँ इतने एरिया में ही वो चल फिर सकते हैं. दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विद देयर स्टॉक विदाउट द स्पेशल परमिट. बिना स्पेशल परमिट्स के उनको नहीं अलाउ होता था कि वो बाहर जा सके. दोज फाउंड गिल्टी और डिसोबेइंग द रूल्स वर सिवियरली पनिश्ड. और जिनको गिल्टी मतलब दोषी पाया जाता था या देखा जाता था कि रूल्स ओबे नहीं कर रहा है, रूल्स तोड़ रहा है, तो उनको पनिश किया जाता था. अदर साइड्स ऑफ द कॉलोनियल रूल, अब बाकी पहलू भी देख लेते हैं. पैस्टोरलिस्ट वर ऑल्सो नॉट अलाउड टू एंटर द मार्केट्स इन द वाइट एरिया. वाइट एरियाज वाला जो मार्केट्स वहाँ पे रहते थे वहाँ पे भी पैस्टोरलिस्ट को अलाउड नहीं था एंटर करना. दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी फॉर्म ऑफ ट्रेड. किसी भी तरीके के ट्रेड में भी उनको पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था, मना था उनको. White settlers and the European colonists saw pastoralists as the dangerous and the savage with whom all contact had to be minimized. जो white लोग थे और जो यूरोपियन उस टाइम पे जिन्होंने राज कर रखा था वो सोचते थे कि जो pastoralist हैं दे आर द डेंजरस पीपल और बहुत savage लोग हैं, मतलब उनसे जितना कम बात करो उतना अच्छा है. Cutting off all link was, however, never really possible because white colonists had to depend on black labor to bore mines and build roads and towns. तो क्या होता था उनसे, ये होता था कि इनसे सारा मतलब कोई लिंक नहीं रखना है, इनसे एकदम दूर रहना है. बट वो ऑब्वियसली बात है पॉसिबल नहीं था क्योंकि वाइट कॉलोनिस्ट को मतलब जो उस टाइम पे रूल करते थे, जो वाइट लोग थे, वाइट पीपल जो थे, उनको ब्लैक्स चाहिए थे एज अ लेबर की तरह, माइंस वगैरह को डग आउट करने के लिए, रोड्स वगैरह बनाने के लिए, टाउन्स के लिए. इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? द रिस्ट्रिक्शंस अंडर द कोलोनियल रूल डिड नॉट एंटायरली स्टॉप देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज बट दे वर नाउ सब्जेक्ट टू वेरियस रिस्ट्रिक्शंस. मतलब ये रिस्ट्रिक्शंस ने उनकी मतलब ट्रेडिंग को एंटायरली स्टॉप नहीं कर दिया, बट जो एक्टिविटीज़ थे वो उन एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग गए, बस ऐसा था. ओके, एकदम से स्टॉप नहीं हुआ बट हाँ रिस्ट्रिक्शंस लग गए. व्हेन पैस्चर्स ड्राई, पैस्चर्स जब सूख जाते थे तो बारिश, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एरो नीचे का कर लेना, जब बारिश कम होगी तो ड्रॉट पड़ेगा, जो भी पैस्चर वाला लैंड है वो सूख जाएगा. कैटल्स आर लाइकली टू स्टार्व अनलेस दे कैन बी मूव्ड टू द एरियाज वेयर द फॉरेज इज अवेलेबल. अब ऑब्वियसली बात है कैटल्स और डेथ होना स्टार्ट हो जाती थी स्टार्विंग के कारण, ठीक है, जब तक उनको एक फौज अच्छा चारा वगैरह एरिया में ना शिफ्ट कर दिया जाए. दैट इज़ वाई ट्रेडिशनली पैस्टरलिस्ट आर द नोमैडिक, दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और इसीलिए ट्रेडिशनली भी देखें तो जो पैस्टरलिस्ट और नोमैडिक लोग हैं वो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह. दिस नोमैडिज्म अलाउ देम टू सर्वाइव बैड टाइम्स एंड अवॉइड क्राइसिस. और इस नोमैडिज्म की वजह से ये बैड टाइम्स भी सर्वाइव कर लेते हैं एंड क्राइसिस वगैरह भी अवॉइड करते हैं. बट थिंग्स चेंज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. बट कॉलोनियल के टाइम पे चीज़ें बदल गई. कॉलोनियल पीरियड, the Maasai were bound down to the fixed area, confined within a reserve and prohibited from moving in search of the pastures. ये वही वाला चीज़ है कि मसाई को फिक्स्ड एरिया में रखा गया कि आप यहीं पे रहोगे, ये एक रिजर्व्ड एरिया है, और उनको पैस्चर्स को इधर उधर मतलब प्लेस टू प्लेस मूव करना बिल्कुल अलाउड नहीं था. दे वर कट ऑफ फ्रॉम द बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स एंड फोर्स टू लिव विद इन द सेमी एरिड ट्रैक प्रोन टू फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स. उनको कट ऑफ कर दिया गया, मतलब जो बेस्ट ग्रेजिंग लैंड थे उनको बोला गया यहाँ पे कुछ आप ग्रेजिंग वगैरह नहीं होगी, ठीक है. फोर्स टू लिव इन, उनको सेमी एरिड ट्रैक्स में रहना था, मतलब जहाँ पे ड्रॉट्स पड़ते ही रहते थे. Since they could not shift their cattle to the places where the pastures were available, large numbers of the Maasai cattle died of starvation and disease in these years of the drought. तो अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि वो शिफ्ट नहीं कर सकते थे अपने कैटल्स को जहाँ पे पैस्चर्स अवेलेबल है उस जगह पे, तो जो लार्ज नंबर ऑफ मसाई कैटल थे वो स्टारवेशन के कारण या किसी न किसी डिजीज़ के कारण, जो ड्रॉट वाला साल रहता था वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती थी.
An inquiry in the 1930s showed that the Maasai Kenya possessed 7,20,000 cattle and 820,000 sheep, 171,000 donkeys. मतलब ये बेसिकली ये इंक्वायरी शो करता है कि इतना था उनके पास ये सारे अमाउंट में. In just 2 years, Xavier Dodd, 1933 and 1934, over half of the cattle in the Maasai Reserve died. Maasai Reserve इसलिए बोला गया कि जो रिजर्व एरिया में ये मसाई लोग रहते थे, तो इनकी हाफ ऑफ द कैटल, मतलब जितना भी आप देख रहे हो इनके हाफ ऑफ द कैटल डेथ हो गई 1933 और 1934, मतलब 2 सालों में ही ड्रॉट के कारण. नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड, बट सबको इतना ही मतलब इक्वली ऐसे इफेक्ट नहीं थे. In pre-colonial times, Maasai society was divided into two social categories. Pre-colonial times मतलब colonial times से पहले जो मसाई सोसाइटी थी उनको 2 सोशल कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था. एक एल्सवेयर, एक वॉरियर्स. एल्सवेयर्स कौन से लोग थे? द एल्डर्स फॉर्म्ड द रूलिंग ग्रुप एंड मेट इन द पीरियोडिक काउंसिल टू डिसाइड ऑन द अफेयर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड सेटल डिस्प्यूट्स. वो एल्डर्स जो कि रूलिंग ग्रुप थे बेसिकली, मतलब पीरियोडिक काउंसिल से मिलना और कम्युनिटीज़ वगैरह सेटअप करना, डिस्प्यूट्स वगैरह को सॉल्व करना. वॉरियर्स कौन थे? द वॉरियर कंसिस्ट ऑफ द यंगर पीपल, जिसमें यंगर लोग आते थे. मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइब्स वगैरह की प्रोटेक्शन करते थे. दे डिफेंडेड द कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइज्ड कैटल रेड्स, मतलब कम्युनिटीज़ को डिफेंड करना और कैटल रेड्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना, ये सब इनका काम रहता था. द कॉन्सेप्ट ऑफ द कैटल रेड्स अंडर द मसाई लैंड. ओके, रीडिंग वॉज अ इम्पॉर्टेंट इन अ सोसाइटी वेयर द कैटल वॉज वेल. और रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी उन एरियाज़ में जहाँ पे कैटल ही सब कुछ रहती थी. इट इज़ थ्रू द रेड्स दैट द पावर ऑफ द डिफरेंट पैस्टरल ग्रुप्स वॉज एजर्टेड. और ये रेड्स ही थे, तो ये क्या करते थे, इनके पास एज अ वेल सिर्फ कैटल ही रहती थी, तो रेड डाल के क्या करते थे, इनके कैटल्स वगैरह हथियाना इन्हें इनका काम था. द पावर ऑफ द डिफरेंट पैस्टरल ग्रुप वॉज एजर्टेड. तो जो ये जो डिफरेंट पैस्टरल ग्रुप्स हैं इनके पावर को अपने हाथ में लेना. इनकी पावर क्या थी? कैटल्स. यंग मैन केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेंबर ऑफ द वेरियर क्लास. तो यंग मैंस को क्या कहते थे कि वेरियर क्लास के मेंबर्स हैं. व्हेन दे प्रूव देयर मैनलीनेस बाय रेडिंग द कैटल्स ऑफ द अदर पेस्टरल ग्रुप्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन द वॉर्स. और इन ये कब प्रूफ होता था कि हाँ ये एकदम मैनलीनेस है? ये जब रेड करके कैटल्स दूसरे पेस्टरल ग्रुप्स के रेड करके लाते थे एंड पार्टिसिपेट और वॉर्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे. दे हाउएवर वर सब्जेक्टेड टू द अथॉरिटीज ऑफ द एल्डर्स. एंड ये किसके अंडर में थे? जो एल्डर्स की अथॉरिटी थी उसके अंडर में थे. To administer the affairs of the Maasai, the British introduced a series of the measures that had important implications. They appointed chiefs of the different subgroups of Maasai. तो उन्होंने अब ये सब इशू वगैरह सॉल्व करने के लिए क्या किया, ब्रिटिश ने चीफ्स वगैरह अपॉइंट करे डिफरेंट सब ग्रुप्स के, मसाई के जैसे डिफरेंट सब ग्रुप्स थे. द ब्रिटिश इम्पोज्ड वेरियस रिस्ट्रिक्शंस ऑन रेडिंग एंड वॉरफेयर. तो उन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए रेड पे और वॉरफेयर पे. इम्पैक्ट क्या था इसका? द ट्रेडिशनल अथॉरिटी ऑफ बोथ एल्डर्स वॉरियर्स वॉज एडवर्सली अफेक्टेड. और इसकी वजह से एल्डर्स और वॉरियर्स दोनों को बहुत ही अफेक्ट हुआ. नॉट ऑल वर अफेक्टेड इक्वली. अब सबको इक्वली अफेक्ट नहीं हुआ. द चीफ्स अपॉइंटेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफन एक्यूमुलेटेड वेल्थ ओवर टाइम. और जो चीफ अपॉइंट किए गए वो बहुत ही मतलब वेल्थ, वो बहुत इकट्ठा कर लेते थे पैसा वगैरह. पैसा वेल्थ मतलब जो भी है उस टाइम पे एज अ वेल्थ कंसिडर किया जाता था. वो ये लोग उसके चलते चीफ के मतलब कि हाँ हम चीफ है उसके चलते बहुत वेल्थ ये लोग इकट्ठा करते थे. दे हैड अ रेगुलर इनकम विद विच दे कुड बाय एनिमल गुड्स एंड लैंड. और उनकी एक रेगुलर इनकम थी जिससे ये एनिमल गुड्स और लैंड खरीद सकते थे. दे रेंट मनी टू पुअर नेबर्स हु नीड कैश. यहाँ पे रेंट लिख लेना. दे रेंट मनी टू पुअर नेबर्स हु नीडेड कैश टू पे टैक्सेस. तो जिन पुअर नेबर्स को टैक्स पे करने के लिए कैश चाहिए था तो ये मनी भी रेंट करते थे. इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि सब इक्वली अफेक्ट नहीं थे. मैनी ऑफ देम बिगन लिविंग इन द टाउन्स एंड बिकम इन्वॉल्व इन द ट्रेड. बहुत लोग टाउन्स में रहने लग गए एंड ट्रेड वगैरह में इन्वॉल्व हो गए. देयर वाइफ्स एंड चिल्ड्रन स्टेड बैक इन द विलेजेस टू लुक आफ्टर द एनिमल्स. बट उनके वाइफ और चिल्ड्रन जो थे वो विलेजेस में ही रहते थे ताकि वो एनिमल्स का ध्यान रख सकें. दीज चीफ्स मैनेज टू सर्वाइव द डिवास्टेशंस ऑफ द वॉर एंड ड्रॉट. और ये जो चीफ थे मतलब ये मतलब एकदम अच्छे से जो भी वॉर और ड्रॉट है वो सब सर्वाइव कर लेते थे. दे हैड बोथ पेस्ट्रल एंड द नॉन पेस्ट्रल इनकम. उनके पास पेस्ट्रल और नॉन पेस्ट्रल इनकम दोनों थी. एंड कुड बाय द एनिमल्स व्हेन देयर स्टॉक वाज डिप्लीटेड. और वो एनिमल्स खरीद भी सकते थे जब उनका एकदम स्टॉक खत्म हो जाता था. लाइफ ऑफ द पुअर पैस्ट्रलिस्ट. दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज टू टाइड ओवर द बैड टाइम्स. अब पुअर पैस्ट्रलिस्ट का कैसी लाइफ थी? मतलब उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है अपने बैड टाइम्स से गुजरने के लिए. इन टाइम्स ऑफ अ वॉर एंड फेमाइन दे लॉस नियरली एवरीथिंग. और वॉर और फेमाइन में तो मतलब सब कुछ ही मतलब इनका ख़त्म हो जाता था. दे हैड टू गो लुकिंग फॉर द वर्क इन द टाउन्स. और टाउन्स में जाना पड़ता था काम देखने के लिए. सम ईक्ड आउट ऑफ अ लिविंग एज अ चाकोल बर्नर्स, अदर डिड ऑड जॉब्स. कुछ चाकोल बर्नर की तरह जॉब करते थे और कुछ और भी अजीब गरीब जॉब्स थी जो ये करते थे, ऑड जॉब्स.
द लकी कुड गेट मोर रेगुलर वर्क इन द रोड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अगर कोई बहुत लकी होता था तो उसको रेगुलर काम मिल जाता था रोड बनाने का या कंस्ट्रक्शन का। द सोशल चेंजेस इन द मसाई सोसाइटी अकर्ड एट 2 लेवल। जो सोशल चेंजेस थे मसाई में ये 2 लेवल्स पे हुए। पहला, द ट्रेडिशनल डिफरेंस बेस्ड ऑन द एज बिटवीन द एल्डर्स एंड वेरियर वॉज डिस्टर्ब दो इट डिड नॉट ब्रेक डाउन एंटायरली। पहला ट्रेडिशनल डिफरेंस एज के बेसिस पे था, मतलब एल्डर और वॉरियर्स। वॉरियर्स में क्या आते हैं, यंग, यानी यंग और एल्डर्स के बीच में ये डिवाइड हुआ 2 लेवल्स में। और बट हाँ, ये एकदम से ब्रेक डाउन नहीं हुआ, बट हाँ डिस्टर्ब था, मतलब इसमें कुछ डिस्टर्बेंस हुआ। सेकंड है, अ न्यू डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेल्दी एंड अ पुअर पेस्टरलिस्ट। वेल्दी और पुअर पेस्टरलिस्ट भी डिवाइड हो गए, एक डिफ्रेंसिएशन आ गया उनमें। कंक्लूजन क्या है, पेस्टरल कम्युनिटीज आर अफेक्टेड इन द वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज बाय चेंज इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आज मॉडर्न वर्ल्ड की चेंजेस की वजह से पेस्टरल कम्युनिटीज़ को बहुत अफेक्ट करना पड़ता है। ओके उनको बहुत अफेक्ट होता है। न्यू लॉज एंड द न्यू बॉर्डर्स अफेक्ट द पैटर्न्स ऑफ देयर मूवमेंट। और नए लॉज लाना या नए बॉर्डर्स क्रिएट हो जाना, उनके मूवमेंट, जो पैटर्न ऑफ उनका मूवमेंट है उसमें भी बहुत ही अफेक्ट होता है। With increasing restrictions on their mobility, pastoralists find it difficult to move in search of the pastures. उनके मोबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शंस लगना तो पैस्टरलिस्ट को बहुत ही मुश्किल हो जाता है पास्चर्स के मतलब चक्कर में, इतना ज़्यादा घूमना फिरना पड़ता है उनको। As the pasture land disappear, grazing becomes a problem while pasture remain the deteriorate through the continuous overgrazing. अब पैस्चर लैंड जैसे जैसे धीरे धीरे डिसअपेयर हो रही है तो ग्रेजिंग एक तरह की प्रॉब्लम बन गई। वाइल पैस्चर रिमेन डिटोरिएट थ्रू द कंटिन्यूस ओवर द ग्रेजिंग। बट हाँ, कॉन्टिन्यूस ग्रेजिंग से पैस्चर अभी भी डिटोरिएट रह रहा है, यानी खराब हो रहा है। टाइम्स ऑफ द ड्रॉट बिकेम टाइम्स ऑफ क्राइसिस व्हेन द कैटल डाई इन द लार्ज नंबर। जो ड्रॉट का टाइम था वो क्राइसिस का टाइम हो गया। क्यों? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ द कैटल्स उनकी डेथ हो जाती थी इस टाइम पे। पैस्टरलिस्ट अडेप्टेड टू न्यू टाइम्स थ्रू द वेरियस। अब नए टाइम्स में भी गुल मिल जाना है तो वो कैसे करते थे? दे चेंज द पाथ ऑफ देयर एनुअल मूवमेंट। एनुअल मूवमेंट का पाथ बदल लिया, अपने कैटल का नंबर कम कर दिया। प्रेस फॉर द राइट्स टू एंटर न्यू एरियाज, मतलब नए एरियाज में उसके लिए भी राइट्स चाहिए। एक्सर्ट पॉलिटिकल प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट फॉर द रिलीफ। गवर्नमेंट में प्रेशर डालना, ठीक है, ताकि उनको भी थोड़ी शांति मिल सके। सब्सिडाई एंड द अदर फॉर्म्स, मतलब उनको यानी पैस्टरलिस्ट को, ओके, सब्सिडाइज एंड द अदर फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट, और बाकी फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट के लिए डिमांड करना। डिमांड राइट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्स। फॉरेस्ट और वाटर रिसोर्स में भी प्रॉपर उनका मैनेजमेंट होना। पैस्टरलिस्ट आर नॉट रिलिक्स ऑफ द पास्ट। जो पैस्टरलिस्ट हैं, मतलब अब ऐसा नहीं है कि पैस्टरलिस्ट बस पास्ट के जो भी बचे कुछ हैं वो अब रह गए हैं। एनवायरमेंटलिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट have increasingly come to recognize that pastoral nomadism is a form of life that is perfectly suited to many hilly and dry regions of the world. Basically environmentalist और economist में ये पाया है कि ज़्यादा जो pastoral nomadism है ये एक perfect livelihood है dry regions और hilly regions में, चाहे वर्ल्ड के अक्रॉस आप देखो। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एकदम क्लियर एंड कट। वीडियो बहुत लंबी हो गई क्योंकि हमें चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना था और बहुत लोग लॉन्ग नोट्स को डिमांड करते क्योंकि शॉर्ट नोट्स में फुलफिल नहीं हो पाता, इस वजह से ये थे लॉन्ग नोट्स एंड फुल एक्सप्लेनेशन था इस चैप्टर का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।